गांव में आराध्या अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। आराध्या को पढ़ाई का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए उसकी माँ मेहनत मजदूरी कर कर उसे एक अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजती थी। आराध्या अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती थी। वो हमेशा पढ़ाई करती थी और स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी। समय इसी तरह बीत रहा था। एक दिन की बात है। गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम्हारा जो टेस्ट एक हफ्ते पहले हुआ था, अब उसका रिजल्ट आ चुका है। मैम, आपको पता है अंकिता मैम ने उस टेस्ट में कैसे घुमा घुमा कर सवाल पूछे थे। बहुत मुश्किल से मैं अपना टेस्ट पूरा कर पाई थी। वैसे कितने नंबर आए हैं? पास तो हो गई हूँ ना? काजल, पास हो गई हो क्या? एक नंबर भी नहीं लेकर आई हो? टेस्ट इतना भी कोई कठिन नहीं था। वैसे मैम, हम तो पास हो गए हैं ना? अनामिका, बस तुम भी लटक लटक कर ही पास हुई हो। सभी बच्चे खड़े हो जाओ और आराध्या के लिए क्लैपिंग करो। आराध्या को देखो, कितने गरीब परिवार से आती है, घर में लाइट भी नहीं है, फिर भी पूरे स्कूल में टॉप करती है और इस टेस्ट में भी 100 में से 99 लेकर आई है। कुछ सीखो इससे। थैंक यू मैम। आराध्या बेटा, तुम हमारे स्कूल का सितारा हो। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स ही आगे जाकर कुछ कर दिखाते हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन हम सबका और अपनी माँ का नाम रोशन जरूर करोगी। चलो बच्चों, अब जल्दी से अपनी बुक निकालो। टीचर सभी बच्चों को पढ़ाती हैं और कुछ समय बाद क्लास से चली जाती हैं। टीचर के जाने के बाद काजल, अनामिका और नीतू आराध्या के पास आती हैं। आराध्या, तो अंकिता मैम के टेस्ट में भी फर्स्ट आई है। यार, तो पढ़ाई कैसे कर लेती है? अंकिता मैम ने तो इस टेस्ट में बहुत ही ज्यादा घुमा घुमा कर सवाल पूछे थे। लग ही नहीं रहा था कि सिलेबस से आए हैं। यार, हमें भी कुछ ट्रिक बता ना। अनामिका, अगर फोन और सोशल मीडिया से अपना ध्यान हटाओ और पढ़ाई पर लगाओगी तो तुम भी अच्छी पढ़ाई कर सकती हो। मैं कोई अजूबा नहीं हूँ, तुम्हारी ही जैसी इंसान हूँ, लेकिन मैं फोन से दूरी बना कर रखती हूँ और पढ़ाई पर फोकस करती हूँ और कुछ नहीं। बस यही है मेरी ट्रिक। ओह अच्छा, तो यह बात है, इसलिए तो हमेशा फर्स्ट आती है। तू सबकी आंखों का तारा है। सभी टीचर्स और प्रिंसिपल तुझसे कितना प्यार करते हैं और एक हम, जिन्हें हमेशा सिर्फ डांट ही सुनने को मिलती है, वो भी तेरी वजह से। क्योंकि बाकी सब बच्चे तो हमारी तरह एवरेज ही हैं। अरे यार, हम जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए। आराध्या, आज मेरा बर्थडे है और मैं अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, इसलिए सोचा कि तुम्हें भी इनवाइट कर देती हूँ। तुम भी थोड़ा एंजॉय कर लोगी। जब देखो बस पढ़ाई 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 करती रहती हो। नहीं नीतू, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, उनकी जगह मुझे काम करने जाना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नीतू प्लीज ऐसे उदास मत हो। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन इस तरह उदास हो। ठीक है, मैं कोशिश कर सकती हूँ। मुझे एड्रेस दे देना। आराध्या कभी भी किसी को उदास नहीं देख सकती थी, इसलिए वो हमेशा सब बच्चों की मदद करती थी। लेकिन कुछ बच्चे क्लास में आराध्या से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उनमें से नीतू, काजल और अनामिका सबसे आगे थीं। तुम दोनों एक बार और सोच लो, क्या तुम सच में आराध्या को वहाँ पर लेकर जाना चाहती हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ यार, हमने तो सोच लिया है और अब तुम भी पीछे नहीं हट सकती। हमने जो प्लान बनाया है उस पर हम काम करेंगे। बस बहुत हो गया। आराध्या की बच्ची खुद को समझती क्या है? अगर ये गरीब हमारे स्कूल में नहीं पढ़ रही होती तो हमें रोज रोज इंसल्ट का सामना नहीं करना पड़ता। उस आराध्या की बच्ची की वजह से सब टीचर्स हमें कितना सुनाती हैं। उस गरीब को देखो कैसे पढ़ाई करती है, घर में लाइट नहीं, कोई सुविधा नहीं, फिर भी फर्स्ट आती है। अगर वो गरीब है, पढ़ाई अच्छी कर लेती है, तो इसमें हमारी क्या गलती? काजल, नीतू, कहा जाता है कि
वो स्कूल बहुत ही ज्यादा भयानक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी ने उस स्कूल में गलती से भी रात के समय कदम रख दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसकी जिंदगी की वो आखिरी रात होती है। वो स्कूल बहुत ही ज्यादा भयानक है। तो हम यही तो चाहते हैं। बेचारी गरीब मासूम, उसे तो पता ही नहीं था कि वो तीनों स्टूडेंट्स मिलकर क्या प्लान बना रही हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद वो अपनी माँ की जगह काम करने जाती है और नीतू के बर्थडे के लिए बहुत मुश्किलों से समय निकालती है। रात के लगभग 9 बज रहे थे और वो नीतू के बर्थडे में जाने के लिए तैयार होती है। बिटिया, तू जा रही है, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना। पता नहीं क्यों आज मन बहुत भारी हो रहा है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। आप आराम कीजिए। आराध्या अपनी माँ से मिलकर रात के अंधेरे में नीतू की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए निकल जाती है। उन्होंने जो एड्रेस दिया था, आराध्या कुछ समय बाद वहाँ पहुँच जाती है और वो वहाँ जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, ये कैसी जगह है? नीतू यहाँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। हाँ, लेकिन ये जगह तो बहुत ही ज्यादा डरावनी और भयानक लग रही है। यह तो कोई पुराना स्कूल लग रहा है और इसके आसपास ये सब क्या पड़ा है? ये हड्डियाँ, मांस के टुकड़े, ये सब क्या है? मुझे लगता है कि मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। आराध्या, आराध्या, हमें बचाओ। आराध्या, हम यहाँ इस पुराने खंडर स्कूल के अंदर हैं। आराध्या, क्या तुम हमें सुन पा रही हो? आराध्या, क्या तुम इस खंडर स्कूल के बाहर हो? प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। आराध्या, आराध्या, हमारी मदद करो। ये तो काजल की आवाज लगती है, मगर इस पुराने स्कूल के अंदर और इस तरह से क्यों चिल्ला रही है? वहाँ उस पेड़ के पास कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? अभी मैंने वहाँ किसी की आंखें चमकती हुई देखी। कौन है वहाँ? और ये बड़े बड़े पैरों के निशान, ये तो खून जैसे लगते हैं। खून में सने हुए पैरों के निशान, ये किसके हो सकते हैं? आराध्या को वहाँ पेड़ के पास 2 खतरनाक आंखें चमकती हुई नजर आती हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद नीतू और अनामिका की चीख की भयानक आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर आराध्या वहीं रुक जाती है और वो उस भयानक स्कूल के अंदर जाने का फैसला करती है। और कुछ समय बाद वो जैसे ही अंदर जाती है तो अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काजल, अनामिका, नीतू, कहाँ हो तुम? छी, यहाँ पर कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। हाँ, और वो कौन है? वो कौन है? मैंने अभी वहाँ सफेद साड़ी में किसी को देखा। कौन है वहाँ? आराध्या उस भयानक स्कूल में सफेद साड़ी पहने किसी को देखती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर एक कोने में छिप जाती है। आराध्या बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि चारों तरफ से अजीब अजीब डरावनी भयानक आवाजें गूंजती हुई सुनाई दे रही थी और चारों तरफ काले काले साए घूमते हुए नजर आ रहे थे, जिनकी खतरनाक लाल आंखें चमक रही थी। तभी जैसे ही वो सफेद साड़ी
साड़ी पहनी औरत को देखती है तो वो दबे पैरों उसके पीछे जाती है। वो भयानक सफेद साड़ी वाली औरत एक क्लास में जाती है जहाँ काजल, नीतू और अनामिका रस्सियों से बंधी हुई थी और उनके चारों तरफ आग का चक्र बना हुआ था और वो खतरनाक चुड़ैल तीनों के सामने खड़ी होती है। उस क्लास में चारों तरफ कंकाल ही कंकाल बिखरे हुए थे और चारों दीवारें खून से सनी हुई थी। आज तो नीतू का बर्थडे था तो फिर ये तीनों यहाँ इस भयानक स्कूल में इस चुड़ैल के सामने कैसे? कहीं ये भी तो गलत जगह पर नहीं आ गई? अब मैं क्या करूं? यह सब कंकाल देख रही हो, ये कभी इंसान हुआ करते थे और इन्होंने भी तुम्हारी तरह इस भयानक स्कूल में आने की गलती की और अब इनकी तरह उस गलती की सजा तुम्हें भी मिलेगी। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें यहाँ से वापस जाने दो प्लीज। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो। इस भयानक स्कूल के बारे में सब जानते हैं कि रात के समय यहाँ कोई नहीं आ सकता। अगर रात के समय यहाँ किसी ने कदम रखा तो उसकी जिंदगी की वो रात आखिरी रात हो जाती है। क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों ने इस भयानक स्कूल की काली रात के बारे में नहीं बताया? अब जब तुम इस भयानक स्कूल में आ ही चुकी हो तो तुम्हारा शिकार पक्का। बहुत समय से भूखी हूँ, आज स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। और उसके बाद चुड़ैल उन तीनों की अग्नि चक्र के चक्र लगाने लगती है और एक मंत्र का जाप करती है और जैसे ही वो मंत्र का जाप करती है तो स्कूल की दीवारें चीखने लगती हैं और जोर जोर से हंसने की डरावनी भयानक आवाज सुनाई देती है। पायल की छम 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 की भयानक आवाज आती है। चुड़ैलों की रानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस भयानक स्कूल में 3 नए शिकार आए हैं। आपके बिना इनका शिकार नहीं करना चाहती थी। चलिए अब इनका खून पीते हैं और इनका मांस खाते हैं मजे से। नहीं, मैं तुम्हें इनका शिकार नहीं करने दूंगी। आज हम इनकी बलि नहीं चढ़ाएंगे। चुड़ैलों की रानी, आपको क्या हो गया है? इतने समय बाद तो हमें स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिला और आप इनकी बलि चढ़ाने से मना कर रही हैं। तुम बस आज की सोच रही हो, मैं कल का सोच रही हूँ। आज तो इन बेवकूफ स्टूडेंट्स ने इस भयानक स्कूल में आने की गलती की, लेकिन कल क्या होगा? इन्हें हमें अपने वश में करना होगा ताकि हम इनका इस्तेमाल कर रोज स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सके। और तुम्हें पता ही होगा, अगर हम रोज 10 बच्चों की बलि चढ़ाएंगे तो 4 अमावस की रात पूरी होने के बाद हम शक्तिशाली होकर इस स्कूल से बाहर निकल सकते हैं। यही तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। मुझे कुछ भी कर इन चुड़ैलों को रोकना होगा, मगर मैं इन चुड़ैलों को कैसे रोकूं? आराध्या चुड़ैल और चुड़ैल की रानी की सारी बातें सुन लेती है। वो तीनों उनका रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल और चुड़ैलों की रानी एक विधि करने के लिए बैठ जाती हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें वो खुद ही गिर जाते हैं। हमने आराध्या के लिए गड्ढा खोदा और देखो उसमें हम खुद गिर चुके हैं।
किसी ने ठीक ही कहा, बुराई का अंत बुरा ही होता है। हमने आराध्या के साथ बुरा करना चाहा और देखो इस भयानक स्कूल की भयानक काली रात का हम शिकार होने वाले हैं। अगर तुम मेरी बात मान लेती तो हम अपने घर पर होते, इस तरह इस भयानक स्कूल में नहीं। तुम ठीक कह रही हो। आराध्या की कामयाबी से हम चलते थे। अगर उसकी तरह हम भी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रहे होते तो हमें भी टीचर्स और प्रिंसिपल का प्यार मिलता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा। दोनों चुड़ैल अपनी विधि में व्यस्त थी। तभी आराध्या चुपके से उस क्लास के अंदर आती है और तीनों की रस्सियां खोल देती है। हाँ, आराध्या तुम यहाँ कैसे? दोनों चुड़ैल अपनी विधि में व्यस्त हैं। इससे पहले कि उनकी विधि पूरी हो हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी यहाँ से। आराध्या उन तीनों की रस्सियां खोलकर उन्हें क्लास से बाहर लेकर आ जाती है और उसके बाद वो अपनी समझदारी और सूझबूझ से उस भयानक खतरनाक स्कूल से भी बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। जब चुड़ैलों को यह पता चलता है कि वो भाग चुकी हैं तो वो उन्हें पकड़ने के लिए भागती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो इस स्कूल के दरवाजे को पार कर चुकी थी और चुड़ैल इस स्कूल से बाहर नहीं निकल सकती थी। आराध्या तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और तुम हमें बचाने के लिए उस भयानक स्कूल के अंदर आ गई। सच में तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन तुम तीनों यहाँ कर क्या रही थी? और फिर वो तीनों आराध्या को सच बताती है। आराध्या को जब सच्चाई पता चलती है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो तीनों गिड़गिड़ाकर रोकर उससे माफी मांगती हैं। आराध्या का दिल बहुत ही ज्यादा नर्म था और वो तीनों को माफ कर देती है और उसके बाद वो समय रहते उस भयानक स्कूल से भागकर अपने घर आ जाती हैं। उन तीनों को अपने के पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और फिर वो अच्छे स्टूडेंट्स बनकर मन लगाकर पढ़ाई करती हैं।